खबर में स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ सौमित्र बुटकर। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं सबसे बड़ी खबरों के साथ। शेयर बाजार में हमने देखा लगातार दूसरे दिन तेजी देखने को मिली। रिलायंस इंडस्ट्रीज का शेयर आज साल के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया। फार्मा और पावर शेयरों में भी तेजी देखने को मिली। निफ्टी में भी लगातार दूसरे दिन तेजी रही और ये 17,400 के स्तर पर जा पहुंचा। सेंसेक्स में भी करीब 870 अंकों का उछाल देखने को मिला। बाजार का पूरा एक्शन बता रही है हमारी सहयोगी मानसी दवे। बिल्कुल, तो वीकली एक्सपायरी के दिन धुआंधार तेजी देखने को मिली। दिन भर बाजार में अच्छे ट्रेड्स देखने को मिले। मजबूती के साथ कामकाज हमने देखा। सेक्टर स्पेसिफिक, स्टॉक स्पेसिफिक और इंडेक्स में भी तेजी ही तेजी छाई रही और क्लोजिंग तक की तेजी जो है वो कायम भी रही। अब निफ्टी में सबसे ज्यादा तेजी वाले स्टॉक्स की अगर बात करें, हमने देखा रिलायंस, इन्फोसिस, एचडीएफसी बैंक, टीसीएस जैसे स्टॉक्स इस सूची में शामिल थे, जहां पर सबसे ज्यादा तेजी बाजार को मिलती हुई दिख रही थी। तो कह सकते हैं कि पुलर्स थे जो कि निफ्टी को आगे बढ़ाने में मदद कर रहे थे। ड्रैगर्स यानी कि लूजर्स की अगर बात करें, कमजोरी कहां पर हावी होती हुई दिखी? भारतीय एयरटेल, टाटा स्टील, सिप्ला, हिंडाल्को, जेएसडब्ल्यू स्टील जैसे स्टॉक्स हमने देखा। आज दिन भर में ही यहां पर कमजोरी देखने को मिली। करीब आधे से लेकर 1% तक की कमजोरी के साथ इन स्टॉक्स में ट्रेड देखने को मिला। मिड कैप स्पेस में स्टॉक स्पेसिफिक मूवमेंट काफी देखने को मिला। मिड कैप में कई सारे स्टॉक्स भी रहे जो अच्छी तेजी दिखा रहे थे। एल&टी फाइनेंस होल्डिंग्स, मनप्पुरम फाइनेंस जैसे काउंटर्स रहे जो 5.25 से लेकर 9% तक की तेजी यहां पर मिड कैप में टॉप परफॉर्मिंग एल&टी फाइनेंस होल्डिंग्स में देखने को मिली। वहीं अदानी पावर, पॉलीकैप जैसे स्टॉक्स भी इसी सूची में हरे निशान के साथ ट्रेड्स दिखा रहे थे। बिकवाली का दबाव, मिड कैप में कुछ काउंटर्स थे जहां पर लाल निशान के साथ भी ट्रेड्स दिख रहे थे। आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज, जिंदाल स्टील जैसे स्टॉक्स 3 से लेकर 5% तक लुढ़कते हुए दिखे। इमामी लिमिटेड, अदानी टोटल गैस, अदानी ग्रुप के स्टॉक्स और पर्टिकुलरली अदानी टोटल गैस जहां पर अच्छी तेजी दिखती है, आज कह सकते विपरीत एक्शन दिखा और लाल निशान के साथ बिकवाली का दबाव देखने को मिला। इस बीच गेनिंग सेक्टर्स की अगर बात करें, एक भी सेक्टर नहीं था जहां कमजोरी थी। तमाम सेक्टर्स, तमाम पॉकेट्स में अच्छी तेजी के बीच कामकाज देखने को मिला। शुरुआती तेजी जो सबसे ज्यादा यहां पर देखने को मिली, निफ्टी एफएमसीजी स्पेस, धुआंधार एक्शन वहां पर दिखा। उसके ठीक पीछे आईटी स्पेस भी अच्छी परफॉर्मेंस दिखाते हुए निजी बैंक क्षेत्र, ऑटोमोबाइल स्पेस, फाइनेंशियल सर्विसेज और फार्मा। ऑफकोर्स फार्मा पर बायोकॉन पर नजर जरूर रखिएगा क्योंकि बायोकॉन का स्टॉक आज 6% तक बढ़त के साथ ट्रेड कर दिखा रहा था और क्लोजिंग में भी करीब 6% तक की ही तेजी देखी। और फार्मा स्पेस इन ऑल हमने देखा है स्लोली एंड इवेंचुअली एक बड़े करेक्शन के बाद अब तेजी की तरफ बढ़ता हुआ और इस बढ़ने की कोशिश में कामयाबी भी हासिल होती हुई दिख रही है। तो वीकली एक्सपायरी में निफ्टी अगर देखेंगे, हमने वहां पर 17,392 के लेवल्स पर 17,400 को पार भी कर लिया एक बार और यहां पर 17,392 के लेवल्स पर क्लोजिंग देखने को मिली। सेंसेक्स में भी अच्छी बढ़त के बीच ही कामकाज दिखा। क्लोजिंग जब होती हुई दिखी 57,911 के स्तरों पर, यहां पर करीब 874 अंकों की बढ़त। और बैंक निफ्टी में भी हमने अच्छी तेजी के बीच करीब तमाम बैंक निफ्टी से जुड़े 12 के 12 स्टॉक्स में हरे निशान के साथ ट्रेड दिखे और 36,816 पर यहां पर भी ट्रेड्स क्लोज होते हुए मिड कैप स्पेस भी हरे निशान के साथ ही क्लोज हुआ। तो वीकली एक्सपायरी बेहतरीन होती हुई दिखी। बिल्कुल, तो वो रहा बाजार का हाल। हमने देखा 2 दिन की तेज़ी जो है वो आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। आज नेस्ले ने भी अपने पहली तिमाही के कैलेंडर ईयर 2022 के नतीजे पेश किए हैं। कैसे रहे ये नतीजे बताने के लिए मेरी सहयोगी विनी मोतीवाला जुड़ रही है हमारे साथ। विनी, क्या हाईलाइट्स रही नेस्ले के नंबर्स की? नेस्ले ने अपने Q1 करंट ईयर 22 नंबर्स पोस्ट किए और देखें तो ओवरऑल मोटा मोटी नंबर्स इन लाइन ही आए हैं। रेवेन्यू प्रॉफिट्स इन लाइन विद एक्सपेक्टेशन है। रेवेन्यू की ग्रोथ 10.2% की रेवेन्यू ग्रोथ हुई है। मेनली ये प्राइसिंग लेड ग्रोथ है रादर देन वॉल्यूम लेड ग्रोथ जो हम देख रहे थे। तो मेनली ये प्राइसिंग एक्शन जो कंपनी ने लिए है टू इवेड रॉ मटेरियल इन्फ्लेशन और महंगाई को से बचने के लिए उन्होंने थोड़ी प्राइसिंग एक्शन लिया, उसकी वजह से प्राइसिंग लेड ग्रोथ हुई है ये टाइम। मार्जिन्स देखें तो स्लाइट बिट मिस आई है मार्जिन्स में, 23.2% की मार्जिन्स आई है। एक्सपेक्टेशन थी 23.8%, तो स्लाइट मिस आई है मार्जिन्स में। और ओवरऑल मार्जिन्स ईयर ऑन ईयर कंपेयर करें तो काफ़ी कॉन्ट्रैक्शन हुआ है। मोर देन 200 बेसिस पॉइंट की कॉन्ट्रैक्शन हुई है इबिटा मार्जिन्स ने। ये ऑब्वियसली बिकॉज है कि महंगाई बढ़ रही है, उनकी एडिबल ऑयल प्राइसेस, व्हीट रॉ मटेरियल जो है, कॉफ़ी प्राइसेस है, ये सब इंक्रीज हो चुके हैं ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। तो इसीलिए थोड़ी प्रेशर बढ़ रही है मार्जिन पे। और उन्होंने आउटलुक भी दिया हुआ है मार्जिन्स पे, जो उन्होंने कहा है कि मार्जिन नहीं पर उनके रॉ मटेरियल्स पे, तो वो एक्सपेक्ट कर रही है कि जो इन्फ्लेशनरी ट्रेंड, ये जो बुलिश ट्रेंड कंटिन्यू हो रहा है रॉ मटेरियल्स में, मे बी ये कंटिन्यू होते रहेगा थोड़े टाइम के लिए। तो शॉर्ट टू मीडियम टर्म में ये एक कंसर्न रह सकता है
मार्जिन्स पे, और मे बी ये इम्पैक्ट आगे जाते हुए भी देख सकते हैं मार्जिन्स पे, तो ये एक फैक्टर है वॉच आउट करने के लिए। कैटेगरी वाइज की बात करें तो नूडल्स में काफ़ी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम देखा गया है। आउट ऑफ होम कंजम्पशन डिस्पाइट थर्ड वेव भी अच्छी आउट ऑफ होम कंजम्पशन की परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी रही है। मिल्क प्रोडक्ट्स वहाँ पे उन्होंने न्यूट्रिशन का जो पोर्टफोलियो है वो काफ़ी अच्छा हुआ है, परफॉर्मेंस उनकी वहाँ पे काफ़ी अच्छी हुई है, क्योंकि प्राइसिंग भी थी, प्राइसिंग एक्शन भी थी जो सपोर्ट करती है इसके परफॉर्मेंस को। ओवरऑल किटकैट और नेस्ले देखे और नेस्ले मंच की बात करें तो वहाँ पे भी कंपनी ने डबल डिजिट ग्रोथ देखी हुई है। तो ऑल इन ऑल इन लाइन सेट ऑफ नंबर्स, मार्जिन्स पे प्रेशर में भी आगे जाते हुए भी देख सकते हैं, ये एक फैक्टर है वॉच आउट करने के लिए। और इन्फ्लेशनरी ट्रेंड आगे जाते हुए है कि नहीं, ये उस पे मार्जिन्स की मेन डिपेंडेंसी होगी। शुक्रिया विनी। तो नेस्ले के नंबर्स यहाँ पर, और हमने देखा स्टॉक ने रिएक्ट भी किया आज बाजार में, पहले गिरावट फिर एक अच्छी रिकवरी देखने को मिली। चलिए कुछ और अहम खबरों का रुख करेंगे। भारत के 2 दिन के दौरे पर गुजरात पहुंचे ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने अडानी हेडक्वार्टर पहुंचकर गौतम अडानी से मुलाकात की। करीब 1 घंटे तक चली मीटिंग में रिन्यूएबल एनर्जी, ग्रीन हाइड्रोजन और न्यू एनर्जी पर खास फोकस रहा। मुलाकात के बाद अपने ट्वीट में गौतम अडानी ने कहा कि वो ब्रिटिश कंपनियों के साथ डिफेंस और एरोस्पेस टेक्नोलॉजी पर काम करेंगे। इस मुलाकात के बाद जॉनसन साबरमती आश्रम पहुंचे। यहां उन्होंने महात्मा गांधी की तस्वीर पर माल्यार्पण किया, साथ ही चरखा चलाकर सूत भी काता। आश्रम की विजिटर बुक में जॉनसन ने लिखा कि इस असाधारण शख्सियत के आश्रम में आना एक बड़ा सौभाग्य है। जॉनसन के दौरे पर और जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता अमित राजपूत। 2 दिन के ऐतिहासिक दौरे पर प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन जो हैं वो भारत आए, और उसमें भी आज जब गुजरात से इस दौरे की शुरुआत हुई है, ये एक ऐसा ऐतिहासिक क्षण है कि मैं ये बताना चाहूंगा कि 300 साल बाद ब्रिटिश का कोई प्रधानमंत्री सीधा गुजरात आया है, और उसमें भी ब्रिटिश के प्रधानमंत्री का जिस तरह से भव्य स्वागत गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल, राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने किया, उसको लेके जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे वो काफी अभिभूत थे। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री जो हैं वो अदानी समूह का जो ग्लोबल हेडक्वार्टर अहमदाबाद में एसजी हाईवे पे आया हुआ है, वहां पर वो पहुंचे। वहां पे उन्होंने उद्योगपति गौतम अदानी के साथ में एक लंबी बैठक की, और उस लंबी बैठक के अंदर डिफेंस, एरोस्पेस टेक्नोलॉजी, ऊर्जा क्षेत्र के अंदर, सोलार ऊर्जा क्षेत्र के अंदर, ऐसे बहुत सारे जो विषय थे उनके ऊपर उन्होंने विस्तार से चर्चा की, और बहुत सारे बिजनेस जो कंसाइनमेंट थे वो भी साइन किए। इसके साथ ये एक बड़ी बात सामने आई है कि भारत और यूके के संबंध जो हैं वो बहुत ज्यादा आर्थिक रूप से मजबूत होंगे। एक नई शुरुआत, एक नई पहल जो है वो आज गुजरात के अडानी ग्लोबल हेडक्वार्टर में हमें देखने को मिली है। और साथ ही साथ प्रतिभावान विद्यार्थी, जो भारतीय युवा विद्यार्थी हैं, उनके लिए तकरीबन 2 लाख पाउंड की स्कॉलरशिप, जो ब्रिटेन की सबसे प्रतिष्ठित स्कॉलरशिप है, उसके लिए बात जो है वो सामने आई, उसकी घोषणा की गई। और अंत में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने अडानी ग्रुप के जो समूह के चेयरमैन हैं गौतम अडानी को, उन्हें लंदन आने का न्योता दिया। और कल बोरिस जॉनसन जो हैं वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से मिलने वाले हैं दिल्ली में। चलिए कुछ और खबरों का रुख करेंगे। इलेक्ट्रिक व्हीकल गाड़ियों को बढ़ावा देने के मकसद से नीति आयोग ने बैटरी स्वैपिंग नीति का ड्राफ्ट तैयार किया है, जिसमें बेहतर तरीके से बैटरी स्वैपिंग इकोसिस्टम तैयार किया गया है, ताकि देश में बड़े पैमाने पर बैटरी से पैदा होने वाली दिक्कतों को दूर किया जा सके। ड्राफ्ट में और क्या क्या है, ये जानकारी के साथ मेरे सहयोगी दानिश आनंद अब जुड़ रहे हैं हमारे साथ। दानिश बताइए। देखिए, नीति आयोग ने ड्राफ्ट बैटरी स्वैपिंग पॉलिसी को रिलीज करा है, और इस ड्राफ्ट के जरिए नीति आयोग ने काफ़ी ऐसी अहम बातें इसमें लिखी हैं जिसके जरिए देश में ईवी के अडॉप्शन को कैसे बढ़ाया जा सके, उसको लेकर काफ़ी सुझाव दिए हैं। सबसे पहले नीति आयोग ने सजेस्ट करा है कि जो बैटरी स्वैपिंग और इंडिया इकोनॉमिक कॉन्क्लेव में वेदांता के चेयरमैन अनिल अग्रवाल ने कहा कि भारत में निवेश को लेकर रुझान बढ़ा है, साइंस और टेक्नोलॉजी में भी भारतीय सबसे आगे हैं। India has emerged as our minister has said, as a with all the leaders. If you go and look at India, whether it is in a political number 10
or White House or EU or African nation, most of the leaders are Indian. The most faithful, the leaders want the next person to be Indian, because they can trust him. And this is how they are forming the policies for the government. They are forming policies for the business. They are forming whether it is a science and technology, whether it is a geopolitics. Everywhere Indians are coming forward. All of you know that most of the best company in the world and the financial sector headed by Indian. Indian is the first choice. Any mutual fund in the world, if the CFO is Indian, their share price goes up. मेरे को तो वो गाना याद आता है जहां डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती थी बसेरा, वो भारत देश है मेरा. जहां डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती थी बसेरा, वो भारत देश है मेरा. और ईटी नाउ स्वदेश के मैनेजिंग एडिटर निकुंज डालमिया ने इंडिया इकोनॉमिक कॉन्क्लेव में NBFID के चेयरमैन केवी कामत से वी वैद्यनाथन को लेकर बातचीत की है. आइए सुनते हैं इस दिलचस्प चर्चा का एक हिस्सा. Mr. Vaidyanathan is here, so my last question to Mr. Kamath. I'm going to refer to you here. He was part of your team. Yes. So the day he told you that he wants to resign and start his entrepreneurial journey, what did you tell him? I'll tell you what my colleagues tell me when they want to go. And all my colleagues are left in, I think, a good mood because I decided that whenever somebody wants to leave, you must go with a pat on your back. So Vaidyanathan came to me and he put it this way: I want a pat on the back. So I knew what he was asking. So you know what I told him? All right, get me your cash flow. I'm not kidding. I said, get me your cash flow, then you'll get the pat on the back. Vaidyanathan is an entrepreneur, like some of the entrepreneurs today. So he sends word after 7 days through my HR head, Mr. Ram. He didn't call you before he called up HR? No, he didn't call up HR. No, he came to me first. No, he had not gone to HR. He came to me asking for a pat on the back. So he tells me, so Ram comes back and says, you know, Vaidyanathan is feeling shy. He doesn't have the number work ready. So he still wants the pat on the back. So I said, ask him to come, I'll give you the pat on the back. Because I know he's an entrepreneur. And I'm always there if he needs some course correction to do it. And of course, he has done remarkably well, and I'm extremely proud of him. But he's a guy who came without a cash flow, and I still gave him a pat on the back. So did he give you a pat on the back? Mr. Vaidyanathan, will tell us the inside story. Of course, I gave him a pat on the back afterwards. I can pass on the mic to you before we wrap. Did he give you a pat on the back? Yeah, I think can we pass the mic to Mr. Vaidyanathan, sitting right here in the first row? See, it's about getting inside stories, right? No, but since you ticked this off, let me just say that Mr. Kamath is the most generous person I have seen in my whole life. And he recites a story that I went with a plan. I went to meet him, asking for a pat on the back. He said, come with a plan. I went back after 7 days, still no plan, but I said, I want to go. So he still said that, look, you know, you still have my good wishes. And after 2 or 3 years, it was quite a struggle, really a struggle, because I wasn't getting funding, I wasn't getting equity, I wasn't getting anything. I would meet him in that period, and he was generous enough to meet me even in that time. But closing comment I want to leave with you is that finally when I got an equity backing, this is important. Finally I got an equity backing. It was very hard because at that time, economy was going down and interest rates were going up. It was very terrible in 2010 to 13, if you remember. And when I met him, I told him, look, I got 800 crores from someone, and that's equity, and then we'll buy out the company. You know, I must tell you the incident, what he did. He got up, he took out his blue tie, he gifted it to me, and gave me a hug. I want to just say that.
कुछ और बड़ी वॉइसेस सुनवाते हैं आपको, जहां भारतीय एंटरप्राइजेस के चेयरमैन सुनील भारती मित्तल ने टाइम्स नेटवर्क के सबसे बड़े इवेंट इंडिया इकोनॉमिक कॉन्क्लेव में कहा कि भारत की ग्रोथ दर तेजी से बढ़ रही है। उनके मुताबिक रेडियो नेटवर्क में निवेश और बढ़ना चाहिए। India gained from this democracy. Look at the economic indicators, look at the numbers that we are all witnessing. Growth rates are one of the highest in the world. We are moving on all aspects of our economy, be that infrastructure, manufacturing, service industry, and all indicators suggest that when world slows down, as we are seeing some of that happening, India will continue to surge ahead. IEC 2022 इवेंट में HDFC AMC के CIO प्रशांत जैन ने कहा कि कंज्यूमर IT सर्विसेज सेक्टर के वैल्यूएशंस फिलहाल काफी महंगे हैं। I would like to point out is, unlike 10 years back when many sectors were facing regulatory challenges, today you don't see any headlines around regulatory challenges. So I think the investment outlook, the growth outlook in India is quite robust. And with that background, I think this 10, 15, 20% overvaluation is not too much of a worry. The sectors that I find are expensive, and this is a very personal opinion, I think is basically consumer. The entire consumer space, I think, is quite expensive. And even the technology space, the IT services space, I personally feel is very expensive. And most other sectors, I think, are fairly valued. I think banks should benefit over time from interest rates going up, from higher inflation, and from credit growth picking up. The NPA cycle is behind us clearly, but I think the loan growth cycle is ahead of us, the capex cycle is ahead of us. So I think they are attractively placed. I think one space which to my mind looks quite cheap, at least in a historical perspective, is the power space. And I think everyone has hated that space. And I think India has underinvested, like the world, in fossil fuels. But as we are realizing today, there are limitations to the speed at which you can transition from traditional to renewable sources of power. So I think that space is still offering quite good value to my mind. IEC में शामिल हुए ETF का होना ज्यादा फायदेमंद है। आइए सुनते हैं। The devil is always in the details, and the last week has shown that there has been a very healthy bounce back for a sector that was extremely beleaguered and hit extremely hard by the pandemic. This is a sector, mind you, of losses internationally and close to about $2.9 billion domestically here in India. And I'm only talking about the airlines business at this point of time. But it's a sector which has shown that as normalcy returns, there is a very high degree of buoyancy in the sector, with domestic travelers also growing exponentially. And last Sunday we breached the pre-COVID levels at 4.07 lakh passengers per day. Over the last 10 to 12 days we have been in the range of about 3.5 to 3.9 lakhs. These are good signs, early signs though, but good signs, and the important thing is to be able to maintain this healthy trend as we move forward. Air turbine fuel costs, they have risen almost by 60 to 70% in the last 10 to 12 months, almost at a record high of 1,12,000 a kiloliter, and up almost about 5 times from a 2-year ago level of close to 25,000 rupees a kiloliter. Now that presents a huge challenge for this sector, keeping in mind that 40% of the cost structure comes directly, is directly attributed to fuel. And in a business that has been running losses, that translates into 40% of revenue structure, yes, where you have pretty much no control. And so the balance 60% has to meet all costs and a profit margin. And therefore within government, the first step that I took as soon as I took over is understanding this emergency and this great urgency
I wrote personally to 22 chief ministers. I conversed with them over video conference. I pleaded with them. I made the case out for economies of scale. If you bring down the VAT levels on ATF, then not only will you have greater number of flights coming into your state, but also a higher amount of refueling will happen within your state. And the case in point for you is very early days when Kerala and Andhra Pradesh, almost about 5 or 6 years ago, brought down the VAT levels. There was an increase of almost 12 to 14% on flights within the first 6 months. And I'm glad to report to you through your channel that 13 states, through our efforts, have brought down VAT. Thank the chief ministers of all those states, the lieutenant governors of those union territories that have been extremely helpful to us in being able to do that.